बहुत समय पहले की बात है। कभी किसी गांव में एक रामदीन नाम का एक किसान रहा करता था। सुनिए जी, हमारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं और बच्चों के अध्यापक जी कह रहे थे कि अपने माँ बाप से कह देना कि जल्दी से जल्दी स्कूल की फीस जमा करा दे, वरना बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात सही है। तो मैं जिन लोगों को दूध देता हूँ उन लोगों से कल पैसा देने के लिए कहूँगा। वैसे भी सभी लोगों का महीना पूरा हो गया है। ठीक है जी, लेकिन कल आप पैसों का कैसे न कैसे इंतजाम कर लीजिएगा, वरना बच्चों को स्कूल वाले पढ़ाएंगे नहीं। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। भगवान पर विश्वास रखो। चलो अब खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। सुरेश खाना खाने बैठ जाता है और रात हो जाती है। और अगले दिन सीता और सुरेश दोनों मिलकर गायों का दूध निकालते हैं और कैन में डाल देते हैं। और सुरेश कैन लेकर गांव वालों को दूध बांटने के लिए चल देता है। और सबसे पहले वह नायडू भाऊ के पास आता है और उनसे कहता है। नायडू जी, आज आपका महीना पूरा हो गया है। अगर हो सके तो आप मुझे आज ही पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त से सख्त ज़रूरत है। अरे सुरेश, आज ही तो महीना पूरा हुआ है। तुम कल आना और पैसे ले जाना। मैं कल पक्का तुम्हें पैसे दे दूंगा। इतनी बात सुनकर वह वहाँ से चला जाता है और वह सरोजनी जी के पास आता है और उनसे कहता है। सरोजनी जी, आज आपका दूध का महीना पूरा हो गया है, तो आज आप पैसे दे दीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अंकल जी, मेरे हस्बैंड शहर में काम करते हैं और उनकी पेमेंट इस बार लेट हो रही है, तो अभी तो पैसे नहीं दे पाऊंगी। हाँ, लेकिन परसों जैसे ही पेमेंट आती है मैं आपकी पेमेंट सबसे पहले कर दूंगी। ठीक है सरोजनी जी, लेकिन ध्यान से करा दीजिएगा। सुरेश इसी तरह गांव के और लोगों के पास आता है और वह लोग उसे कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। फिर वह दूध बांटकर घर आ जाता है। पैसे मिल गए क्या? नहीं, आज किसी ने भी पैसे नहीं दिए। सभी ने कल या परसों पैसे देने की कहा है। तो फिर हमारे बच्चों के स्कूल की फीस कैसे जमा होगी? और अगर फीस जमा नहीं होगी तो स्कूल वाले बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। वह लोग यही सब बातें कर रहे थे, तभी उनके दोनों बच्चे आ जाते हैं। पिताजी, स्कूल वाले सर ने कहा है कि अपने पापा को लेकर ही स्कूल आना, तो आप हमारे साथ चलिए। बच्चों की बात सुनकर वह बच्चों के साथ उनके स्कूल जाता है और वहाँ उनके अध्यापक से मिलता है। सुरेश, तुम बच्चों के स्कूल की फीस जमा क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों तुम्हें उन्हें पढ़ाना नहीं है? अगर नहीं पढ़ाना है तो उनके नाम कटवा दो और अपने साथ घर ले जाओ। यह मेरा स्कूल है, कोई धर्मशाला नहीं है, समझे तुम? मास्टर जी, आप गुस्सा मत होइए। मैं कल पक्का आपको आपकी फीस दे दूंगा। मैंने अपने ग्राहकों से कह दिया है, वह लोग कल पैसे दे देंगे तो मैं आपकी फीस जमा करा दूंगा। इतना कहकर सुरेश अपने बच्चों के साथ वहाँ से चला जाता है। और फिर उसी दिन रात के समय बहुत जोर से बारिश होनी शुरू हो गई और बारिश इतनी ज्यादा हुई कि बाढ़ आ गई। और बाढ़ में कई गांव वालों के साथ सुरेश की गाय और घर बह गए। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब बाढ़ में बह गया। अब हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर वह घर से चला जाता है। अब उसके पास उसके घर को चलाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि अपने घर का पालन पोषण करने एकमात्र साधन गायों का दूध बेचकर ही करता था। वह बगल गांव के एक किसान से जाकर मिलता है और उनसे कहता है। मालिक, आपके यहाँ कोई मजदूरी मिल जाएगी क्या? मुझे अपने घर वालों का पालन पोषण करने के लिए पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे यहाँ बाढ़ आने की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया है। किसान उसकी बातें सुनता है और उसकी मजबूरी भी समझता है, और वह किसान दयालु था। ठीक है, तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। किसान के हाँ बोलने के बाद वह किसान के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। और शाम के समय सुरेश किसान के पास आता है। ये लो सुरेश, ये रही तुम्हारे आज की मजदूरी। वैसे तुम आदमी मेहनती हो, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। तुम कल से रोज इसी तरह मेरे यहाँ काम करना। सुरेश पैसे लेकर अपने घर चल देता है और घर आकर सीता से कहता है। ये लो सीता, आज की मेरी मजदूरी के पैसे, और अब तुम चिंता मत करना।
मुझे बगल गांव में मजदूरी मिल गई है। ये तो अच्छी बात है, आप अच्छे से मेहनत करना। अगली सुबह सुरेश फिर से उस किसान के खेतों पर जाता है और कड़ी मेहनत करता है और कुछ समय बीत जाता है और उनकी फसल अच्छी होती है। उस साल उस किसान को 3 गुना मुनाफा होता है और वह सुरेश को भी लाभ का कुछ भाग देने की सोचता है। वह सुरेश से कहता है, सुनो सुरेश, तुम्हारी मेहनत और लगन के कारण मुझे इस साल 3 गुना अधिक मुनाफा हुआ है। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें अनाज चाहिए या फिर कुछ और चाहिए? किसान की बात सुनकर सुरेश मन में कहता है, मैंने जो पिछले कुछ महीनों से मजदूरी के पैसे बचाकर रखे हैं, तो उनसे मैं अपना घर का खर्चा चला सकता हूँ। तो मैं कुछ और ही मांग लेता हूँ। सुरेश इतना सोचकर किसान से कहता है, मुझे अनाज नहीं चाहिए। यदि आपको कुछ देना ही है तो मुझे आप खेती करने जितनी जगह दे दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। किसान सोचता है, हाँ, सुरेश की बात सही है। यदि मैंने उसे अनाज दिया तो वह आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा, लेकिन खेती दे दूं तो खेती से उसकी कष्ट सदैव के लिए ही दूर हो जाएंगे। इतना सोचकर वह किसान सुरेश को 2 खेत दे देता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। आज जो मैं तुम्हें बात बताऊंगा, वो बात सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा तो बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो मैं सुनकर खुश हो जाऊंगी? मैं जिन दयालु किसान जी के पास मजदूरी किया करता था, तो उनकी इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है, तो उन्होंने खुश होकर मुझे 2 खेत इनाम में दिए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप खेतों में फसल कैसे उगाएंगे? उनके लिए तो आपको बैलों की जरूरत पड़ेगी ना। तुम बैलों की चिंता मत करो, मैं आज ही अपने गांव के जमींदार जी के पास जाता हूं और उनसे उनके बैल लेकर आता हूं। सुरेश बैल लेने के लिए जमींदार के पास चल देता है और उनके यहाँ आ जाता है। जमींदार जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, आप मना मत कीजिएगा। अरे पहले बोलो तो क्या चाहिए तुम्हें, उसके बाद ही तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। मुझे आपके बैल चाहिए, मैं खेतों की जुताई करने के बाद आपको वापस दे जाऊंगा। वैसे तो जमींदार कईया किस्म का इंसान था, लेकिन वह मान जाता है क्योंकि उसे पता था कि सुरेश इस वक्त बहुत मजबूरी में है और उसे हाँ कर देता है। वह उन बैलों को लेकर खेत पहुंच जाता है और खेतों की जुताई करना शुरू कर देता है और जुताई हो जाने के बाद वह उन बैलों को जमींदार के पास वापस देने के लिए चला जाता है और उसे जमींदार हवेली के बाहर ही मिलता है। वह किसी से जरूरी बात कर रहा था। ये लीजिए जमींदार जी, आपके बैल। हाँ ठीक है, अब तुम एक काम करो, इन्हें बाड़े में बांध आओ। ठीक है जमींदार जी। जमींदार जी की इतनी बात सुनने के बाद वह बैलों को बाड़े में बांध आता है और अपने घर के लिए चल देता है। घर आ जाने के बाद वह सीता से कहता है, सीता, खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। सुरेश खाना खाने के लिए बैठ ही रहा था कि तभी बाहर से गेट खटखटाने की आवाज आती है और सुरेश बाहर आता है। जमींदार जी, आपको मुझसे कुछ काम है क्या? क्यों, तुम बैल कहाँ बांध के आए? मैं जब बाड़े में गया तो वहाँ कोई बैल ही नहीं था। जमींदार जी, मैं वही बैलों को बांध कर आया हूँ, आप मेरे बात का विश्वास कीजिए। मैं वो कुछ नहीं जानता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। अब राजा जी से ही तुम्हारी शिकायत करूँगा, तभी जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और तुम मेरे बैल वापस करोगे। सुरेश समझ गया कि भाग्य उसके साथ खेल खेल रहा है। एक विपत्ति से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी पड़ती। वह दुखी मन से जमींदार के साथ महल की ओर चलने लगता है। अभी वह कुछ दूरी पर ही पहुंची थे कि तभी रास्ते पर तेजी से आते हुए घोड़सवार ने उसे अचानक धक्का देकर गिरा दिया। पत्थर से छिलकर सुरेश का दाहिना कान कट गया। जैसे ही वह सीधा हुआ, वैसे ही उसने घुड़सवार को लक्ष्य बनाकर लाठी फेंकी। संयोग से लाठी घोड़े के मर्म स्थल पर लगी। घोड़ा छटपटा कर वहीं ढेर हो गया और आग बबूला घुड़सवार सुरेश के पास आ जाता है और उससे कहता है, क्यों, यह तुमने क्या किया मेरे घोड़े के साथ? तुमने मेरे घोड़े की जान ले ली। तुम्हारे घोड़े के धक्का लग जाने के कारण मेरा दाहिना कान कट गया, इसलिए मैंने सबक सिखाने के लिए लाठी मारी थी और मुझे पता नहीं था कि वह लाठी घोड़े के मम्र स्थल पर लग जाएगी। मैं वो सब नहीं जानता, तुमने मेरे प्यारे घोड़े को मार डाला।
मैं तुम्हें राजा से मृत्यु दंड दिलवा कर ही रहूंगा। यह कहकर घुड़सवार भी उनके साथ महल की ओर चल देता है। चलते चलते रात हो जाती है। उन्होंने नगर के बाहर ही अपना डेरा डाल देते हैं। वहाँ कुछ बोने भी ठहरे हुए थे। रात में सुरेश सोने के लिए लेटा तो उसका मन भारी हो उठा। उसने सोचा, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले बाढ़ आ गई जिसमें मेरी गाय बह गई, फिर जमींदार के बैल चुराने का इल्जाम लग गया, फिर घोड़सवार के घोड़े मारने का भी इल्जाम लग गया। दुर्भाग्य जो कुछ भी मेरे साथ घटता जा रहा है, जिसमें मेरा कोई दोष हो ना हो, पर राजा आज जन्म के लिए मुझे कारावास की सजा दिए बिना नहीं मानेंगे। और जब मैं किसी भी प्रकार से अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाऊंगा और जब मैं अपने परिवार के उत्तरदायित्व नहीं निभा पाऊंगा, तो भला ऐसा जीवन जीने का क्या ही फायदा है। इससे अच्छा तो है कि मैं स्वयं फांसी लगाकर मर जाता हूँ और जीवन का अंत कर लेता हूँ। सुरेश यह सारी बातें सोचते ही, यह निश्चय करते ही वह आहिस्ता से उठता है और बोनों के सामानों में से एक रस्सी निकालता है और वह रस्सी बरगद के पेड़ पर बांध देता है। वह जैसे ही उसमें गला डालता है, रस्सी कमजोर होने के कारण टूट जाती है और वह नीचे सो रहे बोनों के सरदार पर धड़ाम से जा गिरा। बोनों के सरदार बुजुर्ग होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। भाग्य ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। सुरेश के गिरने की आवाज की वजह से सभी लोग जाग जाते हैं। तुमने हमारे सरदार की जान ली, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भैया मुझे माफ कर दो, मैं तो अपने इस बोझ भरे जीवन से छुटकारा पाना चाहता था। मुझे पता नहीं था कि यह रस्सी इतनी कमजोर है कि मेरे वजन से टूट जाएगी। हमें तुम्हारी बातों से कुछ मतलब नहीं। हम लोगों ने यह निश्चय कर लिया है कि हम तुम्हें महाराज के द्वारा मृत्यु दंड दिलवा कर ही रहेंगे, क्योंकि तुमने हमारे सरदार की जान ली है। दूसरे दिन तीनों अभागी सुरेश को रस्सी से बांध देते हैं और उससे अपने साथ ले जाते हैं और उसे राज दरबार में पेश कर देते हैं। फिर जमींदार कहता है, प्रणाम महाराज, मैं आपके राज्य सुखीपुर गांव का जमींदार हूँ। मैंने इस सुरेश को दया करके बैल दिए थे, फिर इसने मेरे बैल वापस ही नहीं किए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे मेरे बैल सुरेश से वापस दिलवा दीजिए। नमस्ते महाराज, मैं आपके पड़ोसी राज्य का व्यापारी हूँ। मैं आपके राज्य में व्यापार करने के लिए आया था, तभी मेरे घोड़े पर इस सुरेश ने लाठी से वार किया और मेरे घोड़े के मम्र स्थल पर लाठी लग जाने के कारण वह दुनिया से चल बसा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। प्रणाम महाराज, हम लोग गांव-गांव जाकर खेल दिखाते हैं और लोगों का मनोरंजन करवाते हैं, लेकिन पिछली रात यह व्यक्ति हमारे सरदार के ऊपर गिर पड़ा और वह इस दुनिया से चल बसे। इसलिए हम लोगों की आपसे प्रार्थना है कि आप इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दीजिए। आप लोग शांत रहिए। मैं आप लोगों के कहने की वजह से सुरेश को कोई भी दंड नहीं दे सकता हूँ। आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रख दी। अब सुरेश तुम बताओ, तुमने जमींदार के साथ क्या किया? महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे बाढ़ में सब कुछ बह जाने के कारण मैं एक किसान के पास मजदूरी का काम किया। उसने खुश होकर मुझे 2 खेत दिए और उन खेतों को जोतने के लिए मैंने जमींदार जी से बैल लिए थे। और मैं जब जमींदार जी के बैल लौटाने गया तो यह बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि बैलों को बांध आओ। मैं बैलों को बांध कर घर आ गया। अब मुझे नहीं पता कि इनके बैल कहाँ गए। अच्छा, तो फिर घोड़सवार के साथ क्या किया? महाराज मैं जमींदार जी के साथ आपके पास आ रहा था, तभी इन घोड़सवार के घोड़े का मुझ में धक्का घल जाता है, जिसकी वजह से मेरा दाहिना कान कट जाता है। और गुस्से में आकर घोड़सवार को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन धोखे से उनके घोड़े में लाठी लग जाती है। अच्छा, और इन बोनों के साथ क्या किया? महाराज मेरा भाग इतना दुर्भाग्य बन गया है कि मैं कुछ करने जाता हूँ और कुछ हो जाता है। मैंने सोचा कि जमींदार जी और घोड़सवार के साथ जो किया है उसकी वजह से राजा जी मुझे जीवन भर काल कोठरी में डाल देंगे। फिर मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाऊंगा, और जब मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता हूँ तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यही सोचकर मैं बरगद के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाग्य बहाव भी दुर्भाग्य बन गया और रस्सी टूट गई, जिसकी वजह से
इनके सरदार की जान चली गई। राजा जी सभी लोगों की बातें सुन लेते हैं। राजा जी बहुत बुद्धिमान थे, वह सारा मामला समझ लेते हैं और कुछ देर सोचने के बाद वह सबसे पहले जमींदार से बोले, जब सुरेश बैल लेकर आया था तब तुमने बैलों को देखा था क्या? देखा तो था महाराज। बैल तुम्हें वापस मिल सकते हैं। वह कैसे महाराज? पहले तुम उसे अपनी आंखें निकाल कर दे दो, क्योंकि जिन आंखों से तुमने बैलों को देखा था उन आंखों पर विश्वास करने को तुम तैयार हो? राजा जी के निर्णय से जमींदार खिसिया गया। इसके बाद राजा जी घुड़सवार से पूछते हैं, सुरेश का दाहिना कान कैसे कट गया व्यापारी? उसे रास्ते का पत्थर लग गया महाराज। रास्ते का पत्थर कैसे लग गया? घोड़े की धक्का खाकर वह रास्ते पर गिर पड़ा। घोड़ा किसका था? घोड़ा मेरा था महाराज। तुम्हें घोड़ा मिल सकता है। वह कैसे महाराज? ऐसे कि तुम उसे उसका कान वापस कर दो, वह तुम्हारे घोड़े के प्राण लौटा देगा। राजा के निर्णय से गुस्सैल घुड़सवार संकोच में पड़ गया। अब बारी आई बौना की और राजा ने उससे प्रश्न किया, रस्सी किसकी थी? हमारी थी महाराज। इतनी कमजोर क्यों थी? उस पर चढ़कर हम रोज खेल दिखाते थे महाराज, इसलिए घिस गई थी। तो ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई बौना इसी रस्सी का फंदा बनाकर डाल से लटक जाए। मैं सुरेश को ठीक फंदे के नीचे लटाए दे रहा हूँ। रस्सी टूटेगी तो वह बौना उसके ऊपर गिर जाएगा। इस तरह इसे अपने किए की सजा मिल जाएगी। तो कोई बौना तैयार है बरगद के पेड़ पर लटकने को? राजा का निर्णय सुनकर सारे बौने लज्जा से गड़ गए। राजा ने सुरेश को फौरन छोड़ दिया। सही बात है, यदि आपके साथ गलत हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ हर बार गलत ही होगा, सही भी हो